जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज मेरे दिमाग में प्रश्न उठ रहा है, संभवतः आपके दिमाग में भी उठ रहा होगा कि आज के राजनीतिक परिवेश में पूरे हिंदुस्तान में जितने भी सत्ता पक्ष के सहयोगी हैं या विपक्ष के सहयोगी हैं और जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी नेता हैं, उनमें सबसे अच्छी नींद किसको आती होगी? क्योंकि ये माना जा सकता था कि भाई सत्ता पक्ष के लोग हैं, सत्ता में हैं, तो उन्हें आनंद आ रहा होगा। जैसे उन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक जब लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स नहीं आए थे, तो जिस प्रकार का शासन उन्होंने किया था, उन्होंने भरपूर आनंद उठाया था। लेकिन जब ये लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट्स आए, उसके बाद मेरे ख्याल से उनके आनंद में कमी आई और रात में नींद में भी परेशानी होती होगी। विपक्ष वाले भी ये सोच रहे थे कि किसी तरह से इस बार सत्ता में आए, और बड़े समन्वयन से और आपस में मिलकर चुनाव लड़ा था। आंशिक सफलता तो मिली कि भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर 273 सीटें नहीं मिली, और वो सरकार जो एक गति से चल रही थी और जो मोदी जी चाहते थे, संसद के अंदर जो बिल पास कराना चाहते थे करा लेते थे, उस चीज पे तो ब्रेक लगा। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए और अमित शाह जी गृह मंत्री बन गए, तो विपक्ष के दल भी अच्छी नींद नहीं सो रहे होंगे, उनको आनंद नहीं आ रहा होगा, और सत्ता पक्ष के लोगों को भी आनंद नहीं। एक तरफ से शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं बिहार से। बिहार के अंदर जो जेडीयू की और बीजेपी का समझौता था, तो उसमें लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी सीटें इस गठबंधन को मिली, और जो सोचा जा रहा था कि आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, वामपंथ मिलके अच्छी सीटें प्राप्त करेगा, वो उनको सफलता वो नहीं मिली जो कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स के अनुसार उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज के तारीख में न तो नीतीश कुमार जी को अच्छी नींद आ रही होगी, और न भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार यूनिट है उनको अच्छी नींद आ रही होगी। नीतीश कुमार जी को अच्छी नींद इसलिए नहीं आ रही होगी, उनको ये लग रहा होगा कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रह गया तो मेरा हाथ भी वही होगा जो एकनाथ शिंदे का हुआ, जो जेडीएस का हुआ, जो अकाली दल का हुआ, जो इंडियन नेशनल लोक दल का हुआ, जो बीजू जनता दल का हुआ, जो बीआरएस का हुआ। और ये बात उनको दिख रही है, बुद्धिमान आदमी है, तो उनको ये परिपक्व आदमी है, तो उनको पता है कि यही होने वाला है उनके साथ अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। और इस बात की पुष्टि कर दी जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई इस बार तो अटल जी को श्रद्धांजलि तभी होगी जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। इसका माने एक तरह से उन्होंने पुष्टि कर दी कि अब नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने का तो दौर खत्म हो गया। और नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं कि 20 साल से, चाहे वो आरजेडी के साथ रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, हमेशा चीफ मिनिस्टर रहे। अब इस उम्र में अगर उनको बिना चीफ मिनिस्ट्री के रहना पड़े और एकनाथ शिंदे वाला उनका हल हो जाए, तो उनकी अच्छी नींद कैसे आ सकती है? तो नीतीश कुमार जी तो बेचारे इसलिए परेशान हैं। और जिस प्रकार चिराग पासवान से विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें कम कराई गई थी, उनके कैंडिडेट्स के अगेंस्ट लड़ाया गया था कैंडिडेट्स को, और बीजेपी के लोग लड़े थे, तो वो भी चिराग पासवान, अच्छा जीतन राम मांझी जी एक सीट जीते और मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वो बड़े पशुपति पारस तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे थे जब ये चिराग पासवान की पार्टी, मतलब रामविलास पासवान जी की पार्टी टूटी थी, तो उसमें ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पशुपति पारस, जो उनके रामविलास पासवान के भाई थे, उनके साथ चले गए थे, और चिराग पासवान अकेले रह गए थे। और वो मंत्री भी रहे, उनको बड़ा सम्मान मिला, लेकिन उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया विधानसभा में, उनको लोकसभा में उनको कोई सीट ही लड़ने को नहीं दी, और चिराग पासवान को सीट दी गई और 6 में से 5 सीट वो जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को तो पशुपति भारत समझ गए, लेकिन अब पछताए क्या होता है, चिड़िया चुग गई खेत। तो वो कह रहे हैं मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा और पूरी विधानसभा में अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। तो बिहार की स्थिति तो यह है, ना तो भारतीय जनता पार्टी को नींद आ रही है, क्योंकि किस दिन नीतीश कुमार छोड़ दें उनका साथ और आरजेडी के साथ चले जाएं, और नीतीश कुमार को ये दुविधा आ रही है, नींद इसलिए नहीं आ रही कि आरजेडी के साथ जाएं तो लालू प्रसाद यादव का दबाव, और बीजेपी के साथ रहे तो एकनाथ शिंदे होने का दबाव। तो बिहार में तो मेरे ख्याल से शायद किसी को नींद नहीं आ रही। अच्छा, बंगाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी ने बड़ा स्मार्ट मूव करके
कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी, जबकि इंडिया गठबंधन लड़ा, लेकिन ममता बनर्जी ने वहां पे जो एक एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ, उसका लाभ पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को न मिल जाए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस और वामपंथ को अपने खिलाफ लड़ने दिया। थोड़े बहुत वोट वामपंथ ने और कांग्रेस ने काटे, जो उनके कमिटेड वोटर्स थे वामपंथ कांग्रेस के, वो अपने साथ रहे, वरना वो बीजेपी में चले जाते और बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रहती तो ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को नहीं जमने दिया। नैरेटिव ये कर दिया कि भाई लड़ाई जो है त्रिकोणात्मक है और डायरेक्ट नहीं है, वरना भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो गया होता। लेकिन नींद ममता बनर्जी को भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो भी कन्वीनर बनना चाह रही है इंडिया गठबंधन का, और उसपे शरद पवार का और लालू यादव का और अरविंद केजरीवाल की भी उनको समर्थन मिल गया था। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस जिस प्रकार से आके एकला चलो रे वाली नीति पे चल रही है और ताल ठोक रही है, और ये भी निर्णय हो गया है जो 26 जनवरी से वो एक पदयात्रा निकालेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान बचाओ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हुए अपमान का बदला लेना और उनका प्रतिरोध करने के लिए जो निकलेगी, तो पूरे देश का नैरेटिव चेंज करेगा। तो ममता बनर्जी भी कांग्रेस के इस, क्योंकि अडानी भी तो उन्होंने अपनी नजरें फिरा ली, लेकिन अब ये जो संविधान वाला मामला है और जो दलित उत्थान का मामला है और जो अपमान हुआ है अमित शाह जी के मुंह बुखार बिंदु से, उसमें इधर खड़े हो या उधर खड़े हो उनको भी परेशानी है। बाकी जगह तो कई जगह वो बीजेपी के साथ खड़ी हो जाती हैं, कई जगह वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो जाती है, उन्हें भी नींद नहीं आ रही होगी। उड़ीसा के अंदर बीजू जनता दल के बीजू पटनायक साहब के बेटे और बड़े लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और चीफ मिनिस्टर भी रहे, और उसके बाद ये बार स्थिति ये हो गई कि उनका बिल्कुल लोकसभा में पत्ता खत्म हो गया, विधानसभा में थोड़ी बहुत सीटें मिली। लेकिन चलिए, अब वो चेत गए और वो भी अब भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान का ये अपमान हुआ है और बाबा साहब का अपमान हुआ, उसमें भी बीजेपी के अगेंस्ट की लाइन ले रहे हैं। लेकिन अब कितनी जल्दी वो अपने पैर जमा पाएंगे या उनकी जमीन को कांग्रेस कब्जा कर लेगी, ये तो समय की बात है, देखा जाएगा। लेकिन नींद उनको भी नहीं आ रही हो। अच्छा, अब इसके बाद करते हैं उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री दिखाई पड़ी थी, लेकिन उसके बाद वही अहंकार अभिमान की लड़ाई जो भाई इलेक्शन 9 के हुए, उसमें समाजवादी पार्टी ने सारे कैंडिडेट खड़े किए, कांग्रेस को सीट नहीं दी, कांग्रेस नहीं लड़ी और डायरेक्ट फाइट हो गई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को जो पहले 4 सीटें मिली थी, केवल 2 सीटें मिल गई। अब समाजवादी पार्टी के साथ भी बड़ी मुश्किल है, अगर वो स्पेस देती है कांग्रेस को तो भी मुश्किल है और स्पेस नहीं देती है तो भी मुश्किल है, क्योंकि इस समय कांग्रेस उभरती हुई एक नया पर्सपेक्टिव लेके आई है और ये संविधान बचाओ यात्रा जो निकलेगी, इसके अंदर जो एक दलितों में ओबीसी के अंदर उभार उठेगा और मुसलमान वैसे ही कभी भी शिफ्ट करने की तैयारी में है, तो अखिलेश यादव को भी और कांग्रेस वालों को भी नींद नहीं आ रही होगी, योगी आदित्यनाथ को भी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह जी के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, तो अमित शाह जी तो अगले प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ को निपटाना चाहते थे, लेकिन इस एक जो उन्होंने 12 सेकंड का अपना स्टेटमेंट दे दिया बिना सोचे समझे, तो आज के तारीख में अमित शाह को योगी आदित्यनाथ किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में हावी नहीं होने देंगे और अगले विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के ही डिसाइडेड लोग और जो चुने हुए कैंडिडेट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो न तो अमित शाह जी को नींद आ रही होगी, ना योगी आदित्यनाथ को आ रही होगी, ना अखिलेश यादव को आ रही होगी, ना अजय राय को आ रही हो, क्योंकि ये नहीं पता चल रहा कि इस बदली हुई परिस्थिति में कौन कैसे चले। दिल्ली के अंदर भी वही जो वेस्ट बंगाल के अंदर की रणनीति बनाई गई थी कि ममता बनर्जी ने कहा था कि नहीं, कांग्रेस को एक स्पेस नहीं देंगे, एंटी इनकम्बेंसी को हटाएंगे, उसी रणनीति पे दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस चल रही है, आपसी समन्वयन से चल रही है कि उसमें हम नैरेटिव जो है वो बीजेपी के पास नहीं जाने देंगे और पूरा नैरेटिव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रखेंगे। तो जिस प्रकार का वाक युद्ध आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं, उस समय आज के तारीख में जो पूरा नैरेटिव है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सिमट के रह गया और भारतीय जनता पार्टी में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो उसमें लेकिन अजय माकन ने जो स्टेटमेंट दे दिया एंटी नेशनल कह के अरविंद केजरीवाल को, वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी भूल है जो अजय माकन को नहीं करनी चाहिए थी। इसीलिए संदीप दीक्षित ने और कांग्रेस के जो बाकी लोग हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि ये एंटी नेशनल नहीं कहना चाहिए था, बाकी आप भ्रष्ट कहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी शीला दीक्षित को भ्रष्ट कहा था, आप अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट कह सकते हैं,
नैरेटिव को केवल दो पार्टियों के बीच में समेट सकते हैं, लेकिन एंटी नेशनल किसी को कहते हैं ना, जो भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा शगल है, उस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को एंटी नेशनल कहना उचित नहीं है। तो नींद अरविंद केजरीवाल को भी नहीं आ रही है, कांग्रेस को भी नहीं आ रही है, और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से तो दिल्ली के अंदर पूरा नैरेटिव खत्म हो गया। अच्छा, यही बात आपके पंजाब के अंदर है, क्योंकि पंजाब के अंदर जो रिजल्ट हुए, पार्लियामेंट के अंदर भी 7 सीटें कांग्रेस को मिली और 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। वही स्टेट जहां पे असेंबली के अंदर आम आदमी पार्टी ने स्वीप किया था। इसका माने नेशनल ऑल्टरनेटिव के मामले में तो कांग्रेस को वो लोग स्थान दे रहे हैं, और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए उससे भी लगता है कि कांग्रेस भी उभर के बहुत आगे बढ़ गई है, और अमरिंदर सिंह को भी लेने के बजाय बाद, और जो क्या नाम था उनका, जाखड़ साहब, सुनील जाखड़ साहब को लेने के बाद और बिट्टू साहब को लेने के बावजूद, इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से तोड़ के लाने के बावजूद, अगर भारतीय जनता पार्टी का ये हश लोकल बॉडीज में और पार्लियामेंट इलेक्शन में हो रहा है तो उनकी क्या स्थिति होगी। तो मेरे ख्याल से वहां भी किसी को नहीं आ रही है। अच्छा, बाकी जो हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये जो चीफ मिनिस्टर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको तो इसीलिए नींद नहीं आ रही होगी कि इनके अब कोई जड़ तो है नहीं, ये कोई मजबूत नेता तो है नहीं, ये तो माननीय मोदी जी के कृपा दृष्टि से वहां चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। बड़े बड़े जो कद्दावर नेता थे, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, और इधर धनखड़ साहब, और गुजरात में भी बहुत सारे पटेल लोग थे, वो तो खत्म हो गए, और ये नए नए ऐसे लोगों को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया जिनकी अपनी कोई जड़ें नहीं है। तो न नींद इनको आ रही होगी, न नींद उनको आ रही होगी। महाराष्ट्र के अंदर की स्थिति तो आप बिल्कुल जानते ही हैं। शरद पवार भी आज के तारीख में बदहाल स्थिति में है, उद्धव ठाकरे भी बदहाल स्थिति में है, एकनाथ शिंदे भी बदहाल स्थिति में है। अजीत पवार जरूर थोड़ी बहुत आनंद में हैं, क्योंकि उन्होंने चाचा को तो पटकनी दे दी ईवीएम और चुनाव आयोग के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। लेकिन अच्छा, जरांगे पाटिल साहब हुआ करते थे, बहुत बड़े नेता उभर के सामने आए थे, जिस प्रकार से उभर के आए थे और लगा था कि एक बड़े नेता हो गए हैं, उनका भी महत्व बिल्कुल खत्म हो गया था। कहाँ लग रहा था कि वो राजनीति को दिशा देंगे, या मेरे ख्याल जरांगे पाटिल साहब को भी नींद नहीं आ रही होगी। तो ये पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है, बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े राजनीतिक दलों की, जिनको आज ये परेशानी हो रही होगी कि लाइन क्या लें। क्योंकि अगर अमित शाह जी का समर्थन करते हैं तो मुश्किल, अमित शाह जी का विरोध करते हैं तो मुश्किल। जैसे अमित शाह जी ने मीटिंग, जो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की मीटिंग बुलाई, उसमें केवल 7-8 लोग आए। अमित शाह जी ने उसको अध्यक्षता की, नड्डा जी ने की, और उसमें मोदी जी खुद ही नहीं आए, उसमें नीतीश कुमार ही नहीं आए, केवल चंद्रबाबू नायडू आए। तो मेरा तो देखिए निष्कर्ष ये निकलता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के तारीख में अगर किसी को भरपूर नींद आ रही होगी पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों में और राजनीतिक नेताओं में, तो वो चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि नीतीश कुमार भी परेशान है, इधर जाए तो मुश्किल, उधर जाए तो मुश्किल। एकनाथ शिंदे परेशान है, इधर जाए तो मुश्किल, उधर जाए तो मुश्किल। अगर वो मान लीजिए मोदी जी की सरकार गिरा देते हैं, और गिराएंगे तो तभी जब चंद्रबाबू नायडू साथ देंगे। तो नीतीश कुमार भी अकेले अगर एनडीए का साथ छोड़ दे तो भी सरकार नहीं गिरती है। और वहां उनके धुर विरोधी चिराग पासवान बैठे हुए हैं। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने पूरा भरपूर फायदा उठाया है मौके का। और जब ये पहुंचे यहाँ पर एनडीए की मीटिंग में, तो सारे मंत्रालयों से मिलकर उन्होंने अपने स्टेट के लिए बजट एलोकेट करा लिया। तो पूरी तरह से वो दिल्ली सरकार को दबाव में लिए हुए हैं, और मोदी जी, अमित शाह हर तरह से उन पे बिछे जा रहे हैं कि भैया चंद्रबाबू नायडू साहब, जो माना है ले लो यार, तुम लोन लेके हम आपको पैसे दे देंगे, जो करना है आंध्र प्रदेश में आप लगा दो, लेकिन कृपा रखो और हमसे समर्थन वापस ना करो। तो एक प्रकार से हर आदमी आज की तारीख में दुविधा में है और परेशानी में है। और सबसे ज्यादा इस परिस्थिति का अगर कोई, क्योंकि अगर पिवोटल पॉइंट कोई है और डिसाइडिंग फैक्टर है जो सत्ता को पूरी तरह से बदल सकता है, परिदृश्य को बदल सकता है, तो आज के तारीख में चंद्रबाबू नायडू है। क्योंकि नीतीश कुमार को 2 मिनट नहीं लगेगा अगर चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अभी पलटने में कोई फायदा इसलिए नहीं है कि जब उन्हें भरपूर पैसा मोदी जी से मिल रहा है तो उतनी ज्यादा बार्गेनिंग पावर उनकी इंडिया गठबंधन में नहीं होगी। इसलिए अभी, अच्छा, वहां पे विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। पूरे अपने बलबूते पे चंद्रबाबू नायडू साहब सत्ता में बैठे हुए हैं, तो 5 साल तक तो उनको कोई समस्या है नहीं। और नीतीश कुमार को समस्या है क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव बिहार में होते हैं और एकनाथ शिंदे की तरह उनको विधानसभा में निपटा दिया गया, तो जीवन के इस अंतिम काल में अगर उनको बाहर बैठना पड़े, अभी चलिए एकनाथ शिंदे साहब की तो कम उम्र है, नीतीश कुमार जी की तो ज्यादा उम्र है, तो हर आदमी हिंदुस्तान में परेशान है। मेरे ख्याल से एक ही आदमी जिसको जीवन का आनंद मिल रहा है
और राजनीतिक अनुभव का आनंद मिल रहा है वो चंद्रबाबू नायडू साहब है। तो मेरे ख्याल से एनटी रामाराव बड़े खुश होंगे, जबकि चंद्रबाबू नायडू ने उनको भी धोखा देके उनकी सरकार गिराई थी कि वो चंद्रबाबू नायडू क्योंकि एनटी रामाराव के दामाद हैं तो वो खुश हो रहे होंगे या दुखी हो रहे होंगे, ये तो एनटीआर ही बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की स्थिति में सबसे ज्यादा आनंददायक स्थिति में चंद्रबाबू नायडू है। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।